नमस्कार बच्चों, मैं हूँ शुभांगी सक्सेना, आपकी विज्ञान की अध्यापिका। और आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय का अध्याय 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। और हम बात करने वाले हैं आज इसके भाग 6 के विषय में, जिसका नाम है उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं और उनके प्रभाव। हम पढ़ चुके हैं इस अध्याय में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के विषय में। हम जानते हैं कि रासायनिक समीकरणों को कैसे लिखा जाता है और बात कर चुके हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की 2 कड़ियों के विषय में। इस भाग में आज हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की अंतिम कड़ी और संचारण विकृत गंधिता की अवधारणाओं के विषय में चर्चा करेंगे। इस वीडियो से आप कुछ योग्यताओं का विकास करेंगे। उनमें से पहली योग्यता है, आज हम सीखेंगे कि उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। और दूसरी योग्यता, आज हम जानेंगे कि संचारण और विकृत गंधिता की जो अवधारणाएं हैं वो हमारे आम जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस क्लास को। हम अभी तक बात कर रहे थे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के विषय में और पढ़ चुके थे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। आज हम बात करेंगे उपचयन अपचयन अभिक्रियाओं के विषय में। इस अभिक्रिया के विषय में बात करने से पहले हम क्या करते हैं, इन चारों अभिक्रियाओं का जल्दी से कर लेते हैं दोहरान। तो सबसे पहले बात करेंगे हम संयोजन अभिक्रिया की। क्या होती है संयोजन अभिक्रिया? भाई हम क्या करेंगे, आपको 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक देंगे और कहेंगे कि एक उत्पाद बना दो, तो क्या कहलाएगी ऐसी अभिक्रिया? आपकी संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया की, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जो संयोजन अभिक्रिया है उसकी विपरीत अभिक्रिया कौन सी होती है? वियोजन अभिक्रिया होती है। अब वियोजन अभिक्रिया में क्या है कि हम आपको एक ही अभिकारक देंगे और कहते हैं कि इससे छोटे छोटे उत्पाद बना दीजिए। तो संयोजन में आपको कितने दिए? 2 अभिकारक दिए थे और वियोजन में आपको एक ही अभिकारक दिया। तो कहते हैं कि संयोजन के जस्ट विपरीत अभिक्रिया कौन सी है? आपकी वियोजन अभिक्रिया। अब हमने यहीं पर बात की थी ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया की, यानी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की। अब बात करेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा क्या हो रही है? उत्सर्जित हो रही है, यानी एग्जिट हो रही है। एक्सोथर्मिक एग्जिट हो रही है, तो क्या हो जाएगी? आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और जिसमें ऊष्मा काम में आ रही है, यानी कि पदार्थ जब बन रहा है हमारे पास तो ऊष्मा का उपयोग किया जा रहा है, तो वो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? आपकी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यहां तक बात समझ में आ गई। बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया की। और हमने ऐसा पढ़ा था कि जो अधिक सक्रिय तत्व होते हैं, सक्रियता श्रेणी जब बात की थी हमने, तो जो अधिक सक्रिय तत्व हैं वो क्या करते हैं? कम सक्रिय तत्वों का क्या कर देते हैं? विस्थापन कर देते हैं। और उन अभिक्रियाओं को जिनमें ये प्रक्रिया होती है हम क्या कहते हैं? हमारी विस्थापन अभिक्रिया। और हमने इसका एक उदाहरण लिया था कि जो शक्तिशाली मित्र है वो क्या करेगा? कम शक्तिशाली मित्र की जगह आकर के बैठ जाएगा। तो क्या हुआ है? अधिक शक्तिशाली मित्र ने कम शक्तिशाली मित्र द्वारा क्या किया है? विस्थापन किया है। बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया की। अब क्या होगा? 2 बार विस्थापन होगा, यानी मित्रों का क्या होगा? आदान प्रदान होगा। मतलब क्या हुआ? यहाँ मित्र कौन है? आयन। और हमने आयन से बात करी थी सोडियम क्लोराइड की, खाने के नमक की, जो कि कैसे टूटता है? Na+ और Cl- में। और हमने ये भी बात की थी कि आयन हमारे पास 2 तरीके के होते हैं, ऋण आयन और धन आयन। तो ये तो था आपका छोटा सा दोहरान। अब बात करेंगे हम हमारी उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया की। और इसमें बात करते हैं सबसे पहले उपचयन अभिक्रिया की। क्या होती है उपचयन अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण, यानी कि ऑक्सीडेशन। अब यहाँ ऑक्सीकरण होने की 2 शर्तें विद्यमान हैं। पहली, या तो आपके पास क्या हो? ऑक्सीजन में वृद्धि हो, यानी जब आप रासायनिक अभिक्रिया करवा रहे हो तो उसमें क्या हो? ऑक्सीजन आपकी जुड़ जाए, तो क्या होगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर आपके पास कोई आकर के जुड़ जाएगा, हमारे घर में कोई मेहमान आएगा, तो हम कैसे हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा।
दूसरी घटना कहती है या दूसरी स्थिति जो है हमारे पास, वो क्या है इसकी दूसरी शर्त, कि हाइड्रोजन का क्या हो, ह्रास हो। तो हम क्या करेंगे, अगर हम ऑक्सीजन जोड़ते हैं तब भी क्या होगा, आपका ऑक्सीकरण होगा, और अगर हाइड्रोजन निकाल देते हैं तब भी क्या होगा, हमारा ऑक्सीकरण ही होगा। बात समझ में आ गई। हम इसके बारे में लिख लेते हैं एक समीकरण। जैसा हमने पढ़ा था कि मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आपको क्या बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो देखो, मैग्नीशियम आपके पास कैसा था, अकेला था। अब ये जब अकेला था तो इसने किससे अभिक्रिया कर ली है, ऑक्सीजन से। इसके घर में कौन आ गया है, ऑक्सीजन आ गया है। अब अकेले से दो लोग हो गए तो दो लोग खुश हो गए। तो क्या हुआ है, मैग्नीशियम का क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। मैग्नीशियम का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। बात आ गई समझ में। अब हम क्या करते हैं कि हमारी कक्षा में बिना प्रयोगों के हम बात करते नहीं है, तो आइए समझते हैं इस अभिक्रिया को भी प्रयोग के द्वारा। क्या कहता है, चाइना डिश में कॉपर के चूर्ण को रखकर गर्म कर दीजिए और बताइए कि क्या प्रेक्षण प्राप्त होते हैं। यानी आप क्या करेंगे, एक चाइना डिश लेंगे, उसमें डाल देंगे कॉपर का चूर्ण। क्या डाल देंगे, कॉपर का चूर्ण डाल देंगे। कॉपर का चूर्ण हमारे पास कौन से रंग का होता है, भूरे कलर का होता है। कौन से रंग का होता है ये, भूरे कलर का। अब हम कह रहे हैं कि आप करा दो इसे गर्म। गर्म कराएंगे, इसका मतलब हम क्या दे रहे हैं, इसे ताप दे रहे हैं, यानी ऑक्सीजन से क्रिया करवा रहे हैं। किससे क्रिया करवा रहे हैं, ऑक्सीजन से क्रिया करवा रहे हैं। और हम ये देखना चाहते हैं कि इस प्रक्रम में हमें क्या रिजल्ट प्राप्त होता है। बात आ गई यहां तक समझ में। चलें आगे। तो देखो, ये है हमारे पास एक चाइना डिश जिसमें हमने ये क्या कर दिया है, कॉपर का चूर्ण रख दिया है, जो कि कैसा है, आपका भूरे रंग का है। यही हमने यहाँ पर बात की थी कि ये जो आपका चूर्ण है कैसा है, भूरे रंग का है। अब क्या होगा, जब ये धीरे धीरे गर्म होगा और ऑक्सीजन से इसकी क्रिया होगी तो इसकी जो सतह है उस पर एक काली परत का निर्माण होगा, जो कि इस चित्र में आपको दिख रही है। किस परत का निर्माण होगा, काली परत का जब निर्माण होगा तो हम ये समझेंगे कि किसका निर्माण हुआ है, कॉपर का ऑक्सीजन से क्रिया के बाद कॉपर ऑक्साइड का निर्माण हुआ है। तो ये देखिए, आपका कॉपर किससे अभिक्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है, क्योंकि हम इसको क्या दे रहे हैं, ताप दे रहे हैं। तो यहां पर जो बन रहा है कॉपर ऑक्साइड, ये कौन सी परत का निर्माण कर रहा है, काली परत का निर्माण कर रहा है। और ये किस रंग का था, भूरे रंग का था। तो हमारे पास जो प्रेक्षण आए हैं वो प्रेक्षण क्या कहते हैं कि कॉपर की सतह पर काली परत का क्या हो गया है, निर्माण हो गया है, और क्या बन गया है, कॉपर ऑक्साइड हमें इससे प्राप्त हुआ है। बात समझ में आ गई। तो आप देखो, कॉपर कैसा था, अकेला था, कॉपर के घर में आ गया ऑक्सीजन तो खुश हो गया, तो क्या हो गया, उसका ऑक्सीकरण हो गया है। बात समझ में आ गई। अब बात करेंगे हम अपचयन के विषय में कि अपचयन क्या होता है। अपचयन का मतलब होता है रिडक्शन, यानी कि आपका ऑक्सीजन चला जाए अब, और अब कौन आ जाए, हाइड्रोजन आ जाए। यानी क्या हो, ऑक्सीजन का तो ह्रास हो और हाइड्रोजन की क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। तो कौन सी अभिक्रिया बनेगी, आपकी अपचयन अभिक्रिया बनेगी। बात आ गई यहां तक समझ में, कोई दिक्कत। इसे भी समझेंगे एक प्रयोग के द्वारा। तो देखिए, गर्म कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करिए। अब आपके पास वो जो कॉपर ऑक्साइड आपने बनाया था उसी के ऊपर हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित कर देंगे, और हम देखेंगे कि प्रवाहित करने के बाद हमारे पास क्या प्रेक्षण प्राप्त होते हैं। तो ये रहा आपका गर्म कॉपर ऑक्साइड, ये दिख रहा है आपको, कौन है ये, कॉपर ऑक्साइड। और ये जो डॉट डॉट आपको दिख रही है, झाग 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 वाली चीज, ये है आपकी हाइड्रोजन गैस। हम क्या कर रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित कर रहे हैं। और अब हम देखेंगे कि यहाँ जो ये काली परत आपको दिख रही है या नहीं दिख रही सबको, ये जो काली परत आपको दिख रही है ये क्या होगी, धीरे धीरे वापस से भूरी होना शुरू हो जाएगी। मतलब क्या होगा कि कॉपर ऑक्साइड से वापस से क्या बनना शुरू हो जाएगा,
आपका कॉपर बनना शुरू हो जाएगा। तो ये आपका कौन सी परत थी? काली परत थी, जो कि किसकी है? कॉपर ऑक्साइड की। हमने क्या करा? हाइड्रोजन से क्रिया करा दी, तो कॉपर के साथ क्या मिला है आपको? जल मिला है। अब देखो, यहां से हाइड्रोजन यहां चली गई, कॉपर को अकेला छोड़ दिया भाई हाइड्रोजन ने। कॉपर कैसा हो गया है? दुखी हो गया है। तो क्या हो गया है? कॉपर का अपचयन हो गया है, रिडक्शन हो गया है। प्रेक्षण क्या कहते हैं कि कॉपर ऑक्साइड की जो काली परत थी, अब वो कैसी हो गई है? वापस भूरी हो गई है। और परत अगर भूरी हो गई है तो फिर से किसका निर्माण हुआ है? कॉपर का निर्माण हुआ है। अब अभी तक हमने बात करी, एक अभिक्रिया थी जिसमें हो रही थी आपकी ऑक्सीकरण, एक अभिक्रिया थी जिसमें हो रहा था आपका अपचयन। अब सोचो कि एक ऐसी अभिक्रिया हो जिसमें आपका ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो, तो उस अभिक्रिया में जब ये दोनों प्रक्रिया एक साथ होंगी तो क्या कहेंगे हम उसे हम कहेंगे आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? आपका एक अभिकारक तो अपचयित हो जाएगा और दूसरा अभिकारक जो है उसका क्या होगा? उपचयन। मतलब एक के घर में खुशी और एक के घर में दुख। चलो देखते हैं। एक अभिकारक का तो क्या होगा? उपचयन, यानी ऑक्सीकरण हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन जुड़ जाएगी। और दूसरे अभिकारक का अपचयन होगा, मतलब ऑक्सीजन क्या होगी? इसको छोड़ के चली जाएगी। उदाहरण से देखते हैं, कॉपर ऑक्साइड हमारे पास है, हाइड्रोजन से क्रिया कर रहा है, तो देखो यहां से ऑक्सीजन चला गया तो कॉपर कैसा रह गया? अकेला। तो क्या हो गया है? इसका अपचयन हो गया है। ठीक, बात आ गई समझ में। अब देखो, हाइड्रोजन के पास जाकर के ऑक्सीजन जुड़ गई है, हाइड्रोजन के घर में मेहमान आ गया है, वो खुश है, तो क्या हो गया है? ऑक्सीकरण, उपचयन हो गया है। बात आ गई समझ में। देखते हैं इसके प्रेक्षण। कॉपर ऑक्साइड से क्या हुआ है? ऑक्सीजन चला गया था तो कॉपर दुखी हो गया, क्योंकि वो कैसा रह गया था? अकेला रह गया था। तो क्या हो गया है कॉपर का? तो भाई वो दुखी हो गया है, तो अपचयन। और हाइड्रोजन तो खुश हो गया है, तो क्या हो गया है? उसका उपचयन हो गया है। चलिए देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल्स। बात कर रहे हैं हम अदर एग्जाम्पल्स में। सबसे पहले हमारे पास है जिंक ऑक्साइड और कार्बन। तो आप देखो, ये वाली जो ऑक्सीजन है ये कहां चली गई है? कार्बन के पास चली गई है, तो जिंक को अकेला छोड़ दिया। अब जब जिंक को अकेला छोड़ा है तो जिंक कैसा हो गया है? दुखी। और जो दुखी होता है उसका क्या होता है? आपके अपचयन होता है। अब कार्बन के पास तो कौन आ गई है? ऑक्सीजन। कार्बन कैसा हो जाएगा? खुश। तो क्या हो जाएगा? उसका उपचयन हो जाएगा। बात आ गई यहां तक समझ में। जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का क्या हुआ है? ह्रास। तो क्या हो गया है? आपका अपचयन हो गया है। कार्बन में ऑक्सीजन का जुड़ना आपका क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। बात आ गई समझ में। चलिए देखते हैं और एग्जाम्पल। हमारे पास है मैग्नीज ऑक्साइड और ये क्या कर रहा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है। अब मैग्नीज को छोड़ के ऑक्सीजन तो चला गया, देखिए यहां ऑक्सीजन नहीं है, तो मैग्नीज को जब ऑक्सीजन ने छोड़ा तो मैग्नीज ऑक्साइड का क्या हो गया है? अपचयन हो गया है। और ऑक्सीजन जो ये है हमारी, ये कहां जाकर के जुड़ी है? हाइड्रोजन के पास जाकर के जुड़ी है। तो हाइड्रोजन कैसा हो गया है? खुश हो गया है। और जो खुश होता है उसका क्या होता है? बोलिए मेरे साथ, ऑक्सीकरण होता है। बात आ गई यहां तक समझ में। तो हमने ये देखा कि जब कभी ऑक्सीजन जो होती है वो अगर बाहर निकलती है या तत्व को अकेला छोड़ देती है तो होता है अपचयन। और अगर तत्व के पास जाके जुड़ती है तो तत्व कैसा होता है? खुश। तो उसका क्या होता है? ऑक्सीकरण। अब बात करेंगे कि ये जो ऑक्सीकरण है इसके उपयोग क्या है, या हम इन्हें हमारे दैनिक जीवन में कहां-कहां देख सकते हैं। तो बात करेंगे ऑक्सीकरण के जो उपयोग हैं या ऑक्सीकरण का जो प्रभाव है वो दो तरीके से दिखाई देता है। पहला होता है संचारण में और दूसरा होता है विकृत गंधिता में। अब ये दो बातें क्या है मैम? बहुत आसान है। देखिए, संचारण का मतलब हो गया है, अगर हम सीधा सीधा बात करें, वस्तु का खराब होना या वस्तु की क्षति होना, ठीक, ऑक्सीकरण के द्वारा।
तो क्या होगा, आपका संचारण होगा। लेकिन अगर यदि आपका खाना अर्थात भोजन जो है या खाद्य पदार्थ जो हैं आपके, उनकी क्षति हो गई है, वो अगर खराब हो गए हैं, तो क्या होगा, आपका विकृत गंधिता होगा। तो ऑक्सीकरण के कितने प्रभाव हुए, दो हुए, एक संचारण और दूसरा विकृत गंधिता। अब वस्तु कैसे खराब होगी भाई, तो वस्तु खराब होती है, लोहे पर क्या लग जाता है, आपका जंक लग जाता है, तो हमारा जो लोहा है वो खराब ही तो होता है, लोहा अच्छी स्थिति में होता है। और धीरे धीरे क्या होता है, हवा से, अम्ल से, नमी, आर्द्रता से क्रिया करके उस पे एक भूरी परत का निर्माण हो जाता है और वो धीरे धीरे गलने लग जाता है, टूटने लग जाता है, तो खराब हो गया ना लोहा हमारा। और लोहा क्या है, धातु है। बात आ रही है समझ में आने, आयरन क्या है, धातु है। तो जब कभी क्या होता है, लोहे पर जंक लगता है या ब्राउन कलर की परत चढ़ती है, तो वो उदाहरण किसका है, ऑक्सीकरण हो गया है भाई लोहे का, और लोहा कैसा हो गया है, हमारा खराब हो गया है। दूसरा समझते हैं कि आपके पास जो चांदी का बर्तन है या आपके पास जो चांदी है, धीरे धीरे क्या होता है, हवा से क्रिया करके, वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कैसी होने लग जाती है, काली पड़ने लग जाती है। और चांदी का काला पड़ना क्या कहलाता है, आपका चांदी का ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, संचारण कहलाता है। यानी चांदी भी धीरे धीरे कैसी हो रही है, खराब होती जा रही है। और क्या खराब हो सकता है धातुओं में, तांबा जो है हमारा वो कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। हमारे घर में तांबे के बर्तन है, बहुत दिन तक अगर हम उसे साफ नहीं करते तो अजीब से हरी परत का निर्माण उसके ऊपर हो जाता है, जैसा कि इस पर हो रहा है, ये देखिए आप। तो क्या होता है, ये भी खराब होने लग जाता है। तो जब ऐसा होता है, यानी लोहे की वस्तुएं क्या हो रही हैं, या कोई भी धातु जो है वो क्या हो रही है, अम्ल से, हवा से, आर्द्रता से, नमी से, जल से, इनसे क्रिया करके खराब हो रही है, धीरे धीरे क्षति हो रही है। क्या कहलाएगा, वो आपका संचारण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आपका संचारण कहलाएगा। बात आ गई समझ में। और कौन सा उदाहरण है, तो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है, हमने टाइटैनिक के बारे में तो खूब सुना है। तो टाइटैनिक का जो जहाज था लोहे का बना था, बना था कि नहीं बना था, पानी में चल रहा था, और क्या हो गया, डूब गया पानी के अंदर। और चूंकि जहाज तो कैसा था, बहुत बड़ा था, अब क्या हुआ, धीरे धीरे पानी ने, ऑक्सीजन ने उससे क्रिया करी, तो क्या हो गया, वो जहाज जो है आपका सड़ने गलने लग गया। और गलने लगने का मतलब क्या होता है, कि जो जहाज था वो धीरे धीरे कैसा हो गया, खत्म हो गया। अगर ये क्रिया नहीं हो रही होती तो आज भी हम उस टाइटैनिक के जहाज को क्या करते, देख सकते थे। तो बात आई समझ में कि संचारण जो है उसमें वस्तुओं का क्या होना होता है, खराब होना ही क्या कहलाएगा, संचारण। जो आपकी लोहे की रेलिंग है उस पर भी क्या होता है, जंक लग जाता है। तो लोहे की कोई भी वस्तु पर क्या हो रहा है, जंक लगना। कार के ढांचे, पुल, रेलिंग, जहाज, विशेषकर लोहे की वस्तुएं कैसी हो, खराब होने लगे, तो हम क्या कहेंगे, उनका ऑक्सीकरण हो गया है। और ये प्रक्रिया क्या है, संचारण कहलाती है। बात आई समझ में। अब इस संचारण तो समझ लिया, अब इस संचारण को रोकने के कुछ तो उपाय होंगे। हाँ बिल्कुल है ना। हम क्या करें, लोहे की वस्तुएं जो हैं उन पर कर दो आप पेंट, और जैसे ही आप पेंट करोगे तो क्या होगा कि मान लीजिएगा ये कोई लोहे की वस्तु है, अब आपने इस पर कर दिया पेंट। अब क्या होगा, वातावरण इस पेंट के टच में होगा, पेंट से क्रिया करेगा, लोहे की वस्तु से क्रिया नहीं करेगा। तो ये जो लोहे की वस्तु है ये आपकी कैसी रहेगी, सही रहेगी, खराब नहीं होगी। इसका क्या नहीं होगा, संचारण नहीं होगा। बात आई समझ में। हमारे घरों की मशीनें या बाहर जितनी भी मशीनें हैं, धीरे धीरे क्या होता है, वो भी खराब होने लग जाती हैं, रुकने लग जाती हैं, ठीक। या फिर गाड़ियों के ब्रेक हैं, या आपका जो है साइकिल का चेन है, ये सब कैसा होता है, धीरे धीरे क्या होता है, खराब होने लगता है। तो हम इनमें क्या करें, ऑयल या फिर ग्रीस डाल दे, तो ये कैसा चलेगा, अच्छा चलेगा, इनका संचारण नहीं होगा। अब बात हुई ये तो संचारण के विषय में कि अगर वस्तु खराब हुई तो क्या होगा, संचारण। पर अगर खाना खराब हुआ तो क्या कहलाएगा, वो विकृत गंधिता कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विकृत गंधिता। अब खाना कैसे खराब होता है भाई, खाने में क्या हो, उसका स्वाद बदल जाए, उसका गंध बदल जाए,
तो क्या होगा, खाना हमारा खराब हो जाएगा। क्या करते हैं हम, रात को सब्जी बनाओ और बाहर ही छोड़ दो, तो सुबह तक सब्जी कैसी हो जाएगी, हमारी खराब हो जाएगी। तो तेल और वसा युक्त जितने भी हमारे पास पदार्थ हैं, उनमें क्या हो, अगर उनका उपचयन हो जाए या फिर उनका ऑक्सीकरण हो जाए तो कैसे होंगे, वो खराब हो जाएंगे। बात आई समझ में? तो देखिए, तेल और वसा युक्त पदार्थों का क्या हो, उपचयन हो या ऑक्सीकरण हो, तो उनका क्या हो जाता है, विकृत गंधिता हो जाती है। और पता कैसे चलता है कि उनके स्वाद और गंध में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, वो अजीब सा उनका स्वाद हो जाएगा, आप खा नहीं पाएंगे। और जब हम खा नहीं पाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो विकृत गंधित हो जाएगा। हम देखते हैं ना, बहुत टाइम तक हमारे पास कोई नमकीन का पैकेट रखा होता है या बिस्कुट का या किसी भी चीज का पैकेट होता है, तो हम कहते हैं मम्मी इसमें से तेल उतरने लग गया है, खराब होने लग गई ये चीज। यानी क्या हो रहा है, उसके स्वाद में या गंध में, रंग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। बात आई समझ में? आ रही है या नहीं? उदाहरण क्या है, उदाहरण कहते हैं कि भाई पक्की सब्जियों को आप बाहर छोड़ दो, रात को खाना बनाओ और सब्जी को बाहर छोड़ दो, सुबह तक सब्जी कैसी हो जाएगी, खराब हो जाएगी। अब ये तो थे कि खराब होती कैसे। अब बात करेंगे कि इन खराब होने को बचाते कैसे हैं, यानी विकृत गंधिता से चीजों को बचाया कैसे जाए। तो भाई जो चीजें आपके पास हैं, या तो आप उनमें प्रतिऑक्सीकारक मिला दीजिए जिससे क्या हो कि आपकी वस्तु खराब ना हो, या फिर आप क्या करो, उनको फ्रिज में रख दो, रात को सब्जी बनाओ और उसे क्या करो, फ्रिज के अंदर डाल दो। जब आप फ्रिज के अंदर डालोगे तब भी आपकी सब्जी कैसी रहेगी, बची हुई ही रहेगी, खराब नहीं होगी। ये चीजों को, नमकीन को, बिस्किट्स को, टोस्ट को क्या करो, एयर टाइट डिब्बे में रख दो। तो क्या होगा, नमी से उनकी क्रिया नहीं होगी, तो सीमेंगे नहीं, तो वो कैसे रहेंगे, एकदम फ्रेश ही रहेंगे। खाने को क्या करो, कोल्ड स्टोरेज में भी रख सकते हैं। अब ये कोल्ड स्टोरेज क्या है भाई, खाने को सूर्य के प्रकाश से दूर रखेंगे तो कोल्ड स्टोरेज में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश नहीं होता। तो जहां सूर्य का प्रकाश नहीं होता वहां भी हमारा खाना जो है वो खराब नहीं होता। और सबसे बढ़िया उदाहरण, आप अपने चिप्स का पैकेट खाते हो, बहुत सारे हम लोग चिप्स खाते हैं ना, तो हम देखते हैं कि चिप्स के पैकेट के अंदर चिप्स तो थोड़े से ही निकलते हैं, 3-4 चिप्स निकलेंगे और खूब सारी हवा निकलेगी। वो हवा क्या है, और उस हवा को हम उस चिप्स के पैकेट में क्यों डालते हैं भाई, वो हवा ही हमारे चिप्स को विकृत गंधित होने से बचाती है। और उस हवा का नाम है नाइट्रोजन गैस। क्या नाम है उस हवा का, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस कम क्रियाशील होती है, जल्दी से क्रियाशील नहीं होती, तो क्या होता है, वातावरण से क्रिया होने ही नहीं देती है। जब ये होने नहीं देती तो चिप्स हम आज लाएं और 6 दिन बाद भी खाते हैं तो कैसे रहते हैं, बंधे हुए पैकेट के अंदर चिप्स कैसे रहते हैं, फ्रेश रहते हैं। बात आ गई यहां तक समझ में? कोई दिक्कत है या नहीं? चले आगे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, आज हमने सीख लिया उपचयन क्या होता है, अपचयन क्या होता है, संचारण क्या होता है और विकृत गंधिता क्या होती है। तो चलो जल्दी से कर लेते हैं इसका दोहरान। तो उपचयन के विषय में हमने क्या पढ़ा था कि अगर ऑक्सीकरण जुड़ जाए यानी ऑक्सीजन का योग हो जाए, यानी आपके घर में कोई आ जाए तो हम कैसे हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो क्या होगा, आपका ऑक्सीकरण यानी उपचयन होगा। और अगर हाइड्रोजन चली भी जाए तब भी क्या होगा, आपका ऑक्सीकरण ही होगा। पर यदि ऑक्सीजन जो है वो चला जाए तो क्या होगा, ऑक्सीजन भी सांस लेने में सहायक है, अगर ऑक्सीजन चले जाएगा तो सांस कैसे आएगा, तो क्या होगा, आपका अपचयन हो जाएगा। और अगर हाइड्रोजन जुड़ जाए तब भी क्या होगा, आपका अपचयन हो जाएगा। बात आ गई यहां तक समझ में? अब कौन कौन सी अभिक्रियाएं हमने इसमें पढ़ ली थी, हमने बात करी थी कि कॉपर जो है ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो कॉपर ऑक्साइड बना लेगा, ऑक्सीजन जुड़ गई कॉपर में तो क्या हुआ, उसका उपचयन हो गया। मैग्नीशियम में भी ऑक्सीजन जुड़ गई तो मैग्नीशियम का भी क्या हो गया, उपचयन हो गया। ये दोनों अकेले थे, ऑक्सीजन आकर के जुड़ गई, अब 2 जने हो गए तो क्या हो गया, कुछ तो क्या हो गया, ऑक्सीकरण। यहां पर देखो कॉपर के साथ पहले से ही ऑक्सीजन है, पर ये ऑक्सीजन अब कॉपर को छोड़ के जा रही है किसके पास, हाइड्रोजन के पास जा रही है। तो हाइड्रोजन कैसा होगा, खुश, और कॉपर कैसा होगा, दुखी। तो कॉपर अगर दुखी है तो अभिक्रिया कौन सी होगी,
अपचयन अभिक्रिया, और अगर दोनों प्रक्रम एक साथ हो तो अभिक्रिया कौन सी होगी? रेडॉक्स अभिक्रिया, जैसा कि यहां हो रहा है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के पास जा रही है तो हाइड्रोजन तो खुश है, तो उसका क्या हो गया है? उपचयन। बोलो मेरे साथ, रिवाइज करो। और कॉपर का क्या हो गया है? आपका अपचयन, क्योंकि कॉपर कैसा रह गया बेचारा? अकेला ही रह गया। जिंक ऑक्साइड कार्बन से अभिक्रिया करता है तो जिंक कैसा रह जाता है? ऑक्सीजन इसको छोड़ के चला जाता है तो जिंक कैसा हो गया? अकेला। अकेला हुआ तो अपचयन हो जाएगा। और कार्बन के घर में कौन आई है? ऑक्सीजन आई है, तो कार्बन कैसा होगा? खुश हो जाएगा। मैग्नीज ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हो रही है तो क्या हो रहा है? ऑक्सीजन मैग्नीज को छोड़ के जा रही है तो मैग्नीज तो कैसा होगा? दुखी होगा, तो अपचयन होगा। और जा कहां रही है? हाइड्रोजन के पास, तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन खुश हो जाएगा, तो उसका क्या होगा? आपका ऑक्सीकरण या फिर उपचयन हो जाएगा। अब बात की थी संचारण की और विकृत गंधिता की, तो हमने क्या कहा था कि लोहे की वस्तु खराब हो आपकी तो क्या होगा? आपका संचारण। और अगर खाना आपका खराब हो रहा है ऑक्सीजन की वजह से या ऑक्सीकरण की वजह से, तो क्या होगा? विकृत गंधिता होगी। और आपको एग्जाम्पल याद रखना है, कौन सा वाला? कि भाई टाइटैनिक का जहाज वाला एग्जाम्पल तो किसमें काम में आएगा? संचारण में। और नाइट्रोजन का एग्जाम्पल कहां काम में आएगा? आपके विकृत गंधिता में। तो बात यहां तक समझ में आ गई। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस की तरफ कि क्या कहते हैं हमारे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? देखो ऑप्शन में, संचारण, विकृत गंधिता, अब दोनों और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई विकृत गंधिता तो भोजन से रिलेटेड है, भोजन से संबंधित है, तो आपका जो विकल्प जो सही है वो कौन सा है? संचारण है। कि प्रश्न संख्या 2 कहती है वसा युक्त खाद्य पदार्थों में उपचयन होना यानी कि ऑक्सीकरण होना, उसकी वजह से उनका क्या हो गया है? स्वाद परिवर्तित हो गया है, तो वो क्या कहलाता है? विकृत गंधिता कहलाता है। अभी हमने यहां पर पढ़ा था। बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित और अपचयित तत्वों को लिखिए। इस प्रश्न का अभ्यास आपको बार बार करना है क्योंकि ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके के प्रश्नों का अभ्यास हमें बार बार करना है। क्या कह रहे हैं? मैग्नीज ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया हो रही है, तो आप देखो ऑक्सीजन जो है वो जा रही है कहां? हाइड्रोजन के पास। तो मैग्नीज ऑक्साइड जो है कैसा हो गया है? आपका दुखी हो गया है। तो अपचयित तत्व कौन है? आपका मैग्नीज है, क्योंकि उसका क्या हो गया है? अपचयन हो गया है। और कहां जा रही है? हाइड्रोजन के पास जा रही है। तो हाइड्रोजन तो कैसा है? खुश है, इसलिए उसका क्या हो गया है? उपचयन हो गया है। इसी का दूसरा देखते हैं। जिंक ऑक्साइड और कार्बन आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं। ऑक्सीजन जो है वो कहां जा रही है? कार्बन के पास। तो जिंक का क्या हो गया है? नुकसान हो गया है, तो जिंक तो दुखी हो गया। जो दुखी है तो उसका क्या होगा? अपचयन। और जो खुश है, तो खुश कौन है? कार्बन। तो जो खुश है उसका क्या होगा? आपका ऑक्सीकरण। बात आ गई यहां तक समझ में? कोई दिक्कत है? करना क्या है, इस वीडियो में आई जितनी भी आपकी अभिक्रियाएं हैं उनको बिना देखे लिखने का अभ्यास करना है, उन्हें याद करना है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।